हे गाइस, हाउ आर यू? सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैंने बोला था कि एक बार हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे क्लास 11th, तो साइमल्टेनियसली मैं आपके लिए क्लास 12th भी स्टार्ट कर दूंगी पढ़ाना, सो दैट आप अगर इन केस आप अपने क्लास 12th के बोर्ड्स में अपेयर कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप क्लास 11th और 12th दोनों सही टाइम पर साइमल्टेनियसली कवर कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिकली ये यूनिट जो है रिप्रोडक्शन का या जेनेटिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसमें बहुत बेसिक से बेसिक चीजें भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली फर्स्ट चैप्टर को दो वीडियोस में डिवाइड कर देंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली गाइस, आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनिजम्स, हर एक स्पीशीज का एक सर्टेन पीरियड होता है लाइफ का, राइट? तो बर्थ से लेकर और आपका जो नेचुरल डेथ है ना, वहां तक के पीरियड को हम बेसिकली बोलते क्या है, हम उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, है ना। और हर ऑर्गेनिज्म का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है, राइट? और मैं ये एवरेज लाइफ स्पैन जो है, वो फिर से मैं बोलूंगी कि मैं नेचुरल डेथ की बात कर रही हूँ इनके। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि डॉग्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 13 ईयर्स का होता है, राइट? या फिर जो फ्लावर है रोज, उसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर्स का। या बैनियन ट्री जो होती है, बरगद का पेड़ जिसको हम बोलते हैं, उसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारी ट्रीज 25 ईयर्स तक ही रहते हैं। बहुत सारे आपको बैनियन ट्रीज ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत पुराने, इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने भी हैं, है ना। बट हम यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, कब से कब तक? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, गाइस, है ना। तो जब हमें पता है कि हर एक स्पीशीज, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उनका एक फिक्स्ड टाइमलाइन होती है बेसिकली ऑन अर्थ, राइट? तो अपने स्पीशीज की पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए हर एक स्पीशीज किसी ना किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि it is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो कि रिप्रोड्यूस करा है इस इंडिविजुअल ने, वो वापस से ग्रो होगा, मिच्योर होगा, और फिर वो भी एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा, और वो भी मेंटेन करेगा अपने स्पीशीज के पॉपुलेशन को। तो इसका ये मतलब है कि एक साइकिल सी हो गई किस चीज की? बर्थ, ग्रोथ और डेथ, है ना। तो एक साइकिल सी हो गई, है ना। अब ये जो बेसिकली रिप्रोडक्शन है, इसीलिए बोलते हैं ये जो है कंटिन्यूटी है स्पीशीज की, उस वो जनरेशन ऑफ आफ्टर जनरेशन मेंटेन कर रहा है ना। अब क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, और हर ऑर्गेनिज्म का उसके हैबिटेट, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से अपना तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बेस्ड ऑन कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, हम दो अलग अलग टाइप्स में रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। अगर ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंगल पेरेंट से हो रहा है, ठीक है, तो लिखा है कि अगर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंगल पेरेंट से हो रहा है, या तो गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू या बिना गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, when offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation, तो ये हो गया asexual reproduction। और अगर
दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और ये दो पेरेंट्स होंगे ऑपोजिट सेक्स के और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, जो कि इन्वॉल्व करता है मेल और फीमेल गैमेट। गाइस ये और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एक रिप्रेजेंटेशन है मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है। तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को करता है। तो अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और अगर दो पेरेंट ऑफ ऑपोजिट सेक्स इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल है पेरेंट, जो कि बेसिकली केपेबल है खुद से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इन्वॉल्व, तो ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं और एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट के, ठीक है। ये आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं और इसीलिए इनको हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं वर्ड क्लोन से। तो ये अपने पेरेंट के क्लोन होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन है किसमें, वो कॉमन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बेसिकली जो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं स्ट्रक्चरली ऑर्गेनिजम्स, तो या तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, या तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस जिन प्लांट्स और एनिमल्स की होती है उसमें कॉमन है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोटिस्ट्स और मोनरन्स में बहुत कॉमन है। तो प्रोटिस्ट्स और मोनरन्स के केस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर जाता है कैसे, माइटोसिस से, ठीक है, और दो में, और ये राइज कर देता है न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो दो बने नए सेल्स वो हो जाएंगे दो ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, जो माइटोसिस होता है, वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। जैसा कि होता है बडिंग और बाइनरी फिजन के केस में, है ना। तो बडिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो पेरेंट सेल है वो एक बड फॉर्म करता है ना। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर है ये न्यूक्लियस, ठीक है। होता क्या है हमेशा कि पहले ही न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप जब नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है, और फिर क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे बेंड जैसा फॉर्म हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी दो में डिवाइड हो रहा है। और फाइनली क्या हुआ कि जो है यहाँ पर एक बड जैसा फॉर्म हो गया और ये पेरेंट सेल है ना। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी एक साइटोप्लाज्म इनके पास भी है और साइटोप्लाज्म इस सेल में भी है। अब यहाँ पर बेसिकली एक बड बन गया, है ना। और यही बड बाद में क्या होता है कि डिटैच हो जाता है, यही बड डिटैच होता है और नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ आप देखेंगे कि नीचे लिखी हुई है कि यीस्ट के केस में अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि डिवीजन अनइक्वल है, राइट। यहाँ पर छोटा और ये बड़ा है डिवीजन। तो यहाँ क्या लिखा है कि अनइक्वल डिवीजन होता है जिसमें स्मॉल बड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इनिशियली अटैच्ड होते हैं पेरेंट सेल से, बट इवेंचुअली सेपरेट होकर मैच्योर कर जाते हैं नए यीस्ट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब दूसरा जो आप देखेंगे एग्जाम्पल वो है बाइनरी फिशन, जो अमीबा में होता है ना। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि अगेन जो अमीबा के अंदर आप देखेंगे कि दो चीजें आपको दिखेंगी, एक तो न्यूक्लियस दिखेगा, पूरा साइटोप्लाज्म दिखेगा, है ना। तो फिर क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, डिवाइड होकर वो दो न्यूक्लियस बना लेता है, और जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो में, तो एक बेंट सा फॉर्म होकर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लग जाता है, ठीक है। और फाइनली क्या है, ये डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना लेता है। और ये जो दोनों डॉटर सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट अमीबा के, ये क्लोन होते हैं पेरेंट अमीबा के। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू, जहां पर एक सेल डिवाइड होता है दो हाफ में, है ना। और ये बहुत तेज ग्रो करता है अडल्ट में, जैसा कि होता है अमीबा और पैरामीशियम के केस में। अब होता क्या है कि जो अगर अनफेवरेबल है कंडीशन,
ठीक है, कभी अगर कंडीशन डिवीजन के या रिप्रोडक्शन के अनफेवरेबल है, तो ये जो अमीबा होते हैं वो अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लेते हैं और एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सिस्ट बना लेते हैं अपने अराउंड, ठीक है, सरवाइव करने के लिए। उसको बोलते हैं हम एंसिस्टेशन, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है इनके लिए, तो ये जो एंसिस्टेड अमीबा है, ये वापस से अंदर ही अंदर सिस्ट के डिवाइड कर जाते हैं मल्टीपल फिजन से, जैसे कि बाइनरी फिजन से, और बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बना लेते हैं। और फिर सिस्ट वॉल बर्स्ट करके बाहर स्पोर के फॉर्म में लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये बाहर सराउंडिंग मीडियम में निकलते हैं, क्योंकि अब फेवरेबल कंडीशन है, तो ये ग्रो कर जाते हैं बहुत सारे अमीबा में। और इसी स्पोर फॉर्मेशन को और इनका जो ये तरीका है डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करने का, उसको बोलते हैं स्पोर्युलेशन, ठीक है। तो बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में ये एंसिस्टेशन होता है, जिसमें सिस्ट बना लेते हैं अपने अराउंड सर्वाइवल के लिए। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये स्पोर्युलेशन से स्पोर्स बहुत सारे लिबरेट करते हैं, जो कि एंड में अमीबा, बहुत सारे अमीबा बना लेते हैं, ठीक है। अब वैसे ही जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, वैसे ही प्लांट्स में और फंजाई में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। किन दोनों में होता है? किंगडम, फंजाई और बहुत ही सिंपल जो प्लांट्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि हमने क्लास 11th में ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि या तो ये ज़ूओस्पोर्स बनाते हैं, है ना। और ज़ूओस्पोर क्या है? ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला होता है इसमें, है ना। तो मूव कर सकता है ये। वैसे ही पेनिसिलियम के केस में कोनिडिया होता है ना। हाइड्रा के केस में बड्स फॉर्म करते हैं, स्पॉन्ज के केस में जेम्यूल्स होते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम भी देख रहे हैं कि क्लेमाइडोमोनास के केस में क्या होते हैं, बहुत सारे ज़ूओस्पोर्स बना रहे हैं, ये लिबरेट करते हैं और ये नए ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं। या फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कोनिडिया बन रहा है पेनिसिलियम में, और ये जो कोनिडिया बन रहे हैं यही डिटैच करके और फिर नया ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। या फिर हाइड्रा के केस में बडिंग हो रही है, बड बन रहा है, ये डिटैच हो जाएगा बाद में और ये नया ऑफस्प्रिंग बना लेगा, है ना। वैसे स्पॉन्जेस के केस में अंदर उन्होंने जेम्यूल्स बनाए हैं और फिर ये लिबरेट कर देंगे और ये लिबरेट होते ही नए ऑफस्प्रिंग्स बना लेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब वैसे ही जो है, जैसे कि हम एनिमल्स में बोलते हैं अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे ही अगर प्लांट्स में ये हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। प्लांट्स के केस में हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है? बहुत सारे तरीके हैं उसमें, जैसे कि बल्ब फॉर्म हो जाते हैं, है ना, बड्स फॉर्म हो जाते हैं, या फिर राइजोम्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये केपेबल होते हैं नए ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने में। और इसको हम बेसिकली बोलते क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, राइट। तो कुछ ऐसी भी बॉडीज होती, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो है, जो पेरेंट है उसकी बॉडी ही ब्रेक कर जाती है बहुत सारे पीसेस में, है ना, जिसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। और हर फ्रैगमेंट केपेबल होता है एक नया ऑफस्प्रिंग बनने में। हर फ्रैगमेंट जो है ग्रो कर जाता है एक अडल्ट में, जो कि फिर से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। और ये प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स हैं या सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें की रिप्रोडक्शन बहुत इजी होता है, बहुत रैपिड होता है ना। और ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, या प्लांट्स के केस में हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, जहां पर आपको दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल पेरेंट ही केपेबल है नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के। बट जो हायर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं
वो इस तरीके से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। उनके केस में जो है रिप्रोडक्शन भी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहाँ दो पेरेंट जो कि डिफरेंट सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल, वो एसेंशियल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, सो दैट उनकी उनकी भी हेल्प हो सके उनकी पढ़ाई में। और अगर आपको कोई भी जरा सा भी डाउट है तो आप मुझे जरूर अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। आप या तो कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं, या तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां भी मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो मिलते रहें, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।